तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर की, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लास्ट चैप्टर रोबोटिक्स की। तो चलिए जानते हैं रोबोटिक्स के बारे में। इसके जो डिप्लोमा में दिया गया है वो केवल इसका बेसिक्स है रोबोटिक्स का, कि रोबोटिक किस थीसिस पे काम कर रहा है, या फिर रोबोटिक्स कितने टाइप का होता है, या फिर रोबोट क्या क्या कर सकता है। ठीक, तो सिंपली हम इसके बारे में, इसके मोशंस के बारे में, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। केवल इसके इंट्रोडक्शन का ही अध्ययन करेंगे हम रोबोटिक्स का। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि रोबोट होता क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसी कोई भी डेफिनेशन अभी तक नहीं बनी है जो रोबोट को डिफाइन कर सके, क्योंकि रोबोट से हम कोई भी काम कर सकते हैं और हर काम के हिसाब से हर डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। तो सिंपली हम एक नई डेफिनेशन बनाते हैं, जैसे हम इसे बोल सकते हैं रोबोट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको हम ऑटोमेटिक काम करने के लिए या फिर ह्यूमन के स्थान पर काम करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रोबोट कहलाता है। और ये घटना ही हमारी रोबोटिक्स होती है। जो अब देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द रोबोट, इसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती है रोबोटिक्स के अंदर, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम रोबोटिक जो बनाते हैं रोबोट, उसके अंदर जो पीएलसी रहता है वो प्रोग्रामेबल रहता है। पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। तो उस प्रोग्राम, हम इस तरीके का प्रोग्राम डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा रोबोट है, अगर हम उसे केवल एक हमने कमांड दे दी कि यू शुड फॉलो ओनली द इंस्ट्रक्शन, ओनली द वॉल, यू शुड फॉलो द वॉल ओनली, तो वो वॉल फॉलोअर रोबोट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर उसे हम लाइन फॉलो करने का एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, प्रोग्राम में कमांड दे देंगे, तो वो केवल सिर्फ और सिर्फ लाइन ही फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिएगा हमारा ये ब्लैक लाइन है, ठीक है, और ये हमारा व्हाइट लाइन है। यहाँ पे व्हाइट दिख नहीं रहा है, मैं रेड बना दे रहा हूँ। ये रेड लाइन है और ये मान लिया मैंने कोई दीवार है। ठीक, तो जनरली होता क्या है कि रोबोट हमारा, जैसे हमने उसको कमांड दे दी कि वो हमारा ब्लैक लाइन को फॉलो करेगा। ठीक, तो किस तरीके से करेगा, मैं ये पूरा आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। ये केवल मान लीजिए ये व्हाइट लाइन है, तो ये केवल व्हाइट लाइन को फॉलो करेगा। मान लीजिए ये दीवार है, तो ये केवल दीवार को ही फॉलो करेगा। तो मैं इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताऊंगा एडवांस में, लेकिन फर्स्टली I will complete the syllabus of this chapter. Okay, firstly you should understand what is robot and what are the configuration and motions of robots and programming language and work cell control interlock robot sensor and robotic applications. Okay, तो चलिए चलते हैं चैप्टर के अंदर, देखते हैं क्या है, क्या बोला है। हमने जो डेफिनेशन बताई है आप उसको याद रखिएगा, ज्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। बुक में क्या दिया है, देखिए। तो रोबोट का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द रोबोट, इसमें दिया है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का रूप होता है रोबोटिक्स। मतलब कि ये जो ऑटोमेशन है ये प्रोग्रामेबल होता है। वेबस्टर, ये कोई वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार रोबोट एक ऑटोमेटिक उपकरण यंत्र है जो मानवों के लिए समान रूप से कार्य करता है। मतलब कि मानवों के तरह ही काम करता है और समान बुद्धिमत्ता के समान होता है। मतलब कि जो मानव के अंदर जितना दिमाग है उसी की तरह ये रोबोट का भी दिमाग होता है, ये बोल रहा है। रोबोट 3 विधियों के समावेश से बनता है। नंबर 1 यांत्रिक अभियंत्रण, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। Means that I already told you in introduction, robot is the combination of mechanical or electromechanical and computer science engineering. तो इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये तीनों ब्रांचों का समावेश होता है। रोबोट में रोबोटिक आर्म 3 अक्षों में रेखीय तथा घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र होती है। मतलब कि ये एक्स वाई जेड 3 अक्ष मतलब कि
किसी भी एक्सिस के सापेक्ष ये रोटेट कर सकता है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई एक पिंड है, ठीक है, और ये हमारी कोई एक्सिस है एक्स और वाई। तो ये जो पिंड है जब ये इस अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए फ्री हो, तो ये जो डिग्री है, तो ये जो डिग्री है इसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। मींस दैट रोबोट के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 6। तो मतलब कि वो हर जगह से फ्री है, मूवेबल है, वो तीनों अक्ष में आसानी से घूम सकता है। ठीक। रोबोट एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है श्रमिक, फोर्स लेबर। रोबोट शब्द का जनक करेल कपेक को कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसके जनक कौन है। ठीक है, सिंपली ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि रोबोट का जनक कौन है, तो आप याद रखिएगा करेल कपेक। ठीक। रोबोटिक इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी। रोबोट एक रिप्रोग्रामेबल बहुकार्य मैनिपुलेटर जिसका निर्माण पदार्थ, अंगों, टूल, विशेष उपकरणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। अब मान लीजिए ये इन्होंने इस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ये ले जा रहे हैं, तो ये अपनी डेफिनेशन दे दिए कि ये एक ऐसा रिप्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। वहीं पे दूसरी एक और डेफिनेशन दे दी है, मानव के समान ऑटोमेटिक मशीन को रोबोट कहते हैं। मींस दैट देयर इज नो डेफिनेशन व्हिच कैन डिफाइन द करेक्टली व्हाट इज द रोबोट। So we can say that the robot is the combination of electrical, mechanical and computer science engineering. So we should focus only this definition and how it is reprogrammable. Reprogrammable का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक बार प्रोग्राम दे दिया रोबोट को, एक बार कमांड दे दिया, तो रिप्रोग्रामेबल का मतलब है उस प्रोग्राम को हम फिर से इरेज करके उसमें हम दूसरी कमांड डाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इरेज करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मेमोरी लगी रहती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रोबोटिक का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द रोबोट। तो रोबोट को सर्वप्रथम ग्रीक नोबेलकार करेल कपेक द्वारा 1921 में अपने ड्रामा रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट RUR द्वारा प्रयोग किया गया था। 1939 में एक वैज्ञानिक इसाक असीमो ने 1939 में एक नई कहानियां प्रतिपादित की जिसमें रोबोट का विवरण किया गया। तो मतलब कि 1942 में असीमो ने रन अराउंडर को प्रकाशित किया जिसमें प्रथम बार रोबोटिक शब्द का प्रयोग किया गया था। मतलब कि असीमो ने रोबोटिक्स को कब बनाया? 1942 में, जिसका नाम था रन अराउंडर। ठीक है, तो इसमें रोबोट के कुछ नियम भी दिए जिसमें से पहला नियम था यह कभी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब कि रोबोटिक्स का पहला ही नियम है which cannot harm the human being, means that a robot should not harm the human being. If the robot is going to harm any human being, means that it is not a robot. And the second law of the robotics, यह मनुष्य के सभी आदेशों का पालन करेगा। मीन्स दैट द रोबोट शुड फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो रोबोट नहीं कहलाएगा। एंड एज वेल एज द रोबोट शुड आल्सो फॉलो द रूल ऑफ फर्स्ट। अगर रोबोट हमारा पहला नियम फॉलो नहीं कर रहा है तो वो दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है तो भी हम उसे रोबोट नहीं कह सकते हैं। तीसरा नियम इसका ये है कि यह अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। यदि यह उपरोक्त दोनों नियमों का विरोध न करे तो रोबोट के इतिहास में निम्न वर्गों में बांटा गया है। मतलब कि तीसरा नियम यही है कि ये इन दोनों नियमों को फॉलो करेगा और अपने आप की सुरक्षा भी करेगा। मीन्स दैट विच कैन हेल्प
योर सेल्फ, जैसे बोलते हैं ना कि अपनी खुद से सुरक्षा करना, तो रोबोट का तीसरा नियम यही है कि वो अपनी भी रक्षा करे और अपने अस्तित्व को बनाए रखे, तो वही हमारा एक रोबोट होगा, और जो पहली और दूसरी डेफिनेशन को भी फॉलो करेगा। उसके बाद इसको मतलब कि कुछ पीढ़ी वाइज रोबोट को बांट दिया गया है। प्रथम पीढ़ी की रोबोट, द्वितीय पीढ़ी की रोबोट, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। मतलब कि जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर का विभाजन किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन रोबोट। चलिए पढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी रोबोट में क्या होता है। यह 1960 और 1980 के बीच का युग था। इस दौरान प्ले रोबोट का निर्माण किया गया। इस दौरान रोबोट से सामान्य दोहराए जाने वाले कार्य जैसे स्प्रे प्रिंटिंग, स्पॉट वेल्डिंग आदि किए जाते थे। जैसे मान लीजिए एक ही पार्ट पे हमें वेल्डिंग करनी पड़ रही है, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई शाफ्ट बन रही है, उसको जोड़ा जा रहा है, किन्हीं दो शाफ्टों को जोड़ा जा रहा है, उस पर बार बार वेल्डिंग करने के लिए हमें एक ह्यूमन की जरूरत पड़ रही है। तो हमने क्या किया कि उसकी जगह पे एक रोबोटिक आर्म को लगा दिया या फिर किसी रोबोट का लगा दिया, तो रोबोट क्या करता था, उस काम को बार बार वही रोबोट ही करने लगा। तो ये हमारा 1960 और 1980 के बीच से स्टार्ट हो गया। यह खुला लूप नियंत्रित रोबोट पर आधारित है, ओपन लूप पे आधारित था। उसके बाद हमारे चलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ द रोबोट। 1980 के बाद 1990 के बीच में ये शुरू हुआ। ठीक है, इसमें उपयुक्त सेंसर, इसमें सेंसर का भी उपयोग होने लगा। बंद लूप पे ये काम करता था, जो स्थिति एवं वेग को भी नियंत्रित किया जाना था। इसमें मतलब कि वेग का भी नियंत्रण आ गया। उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, इस तरह रोबोट का औद्योगिक उपयोग में लाए जाने लगे, मतलब कि उद्योगों में भी फिर रोबोट आ गया, एडवांस सेंसर का यूज करने लगा। उसके बाद चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, यह अभी विकास के चरण में, मतलब कि अभी भी ये चतुर्थ पीढ़ी चल रही है, ऐसा बोला है। इसमें उच्च गुणवत्ता सेंसर का प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी में रोबोट में रिप्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि चौथी पीढ़ी से हमारा रिप्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट चलते हैं। पांचवी पीढ़ी के रोबोट का यह अभी कंसेप्चुअल चरण में है, जो 2020 में प्रस्तुत होगा। मतलब कि ये 2020 में पांचवी पीढ़ी के बारे में भी बताया जाएगा कि पांचवी पीढ़ी के रोबोट में कितना डेवलपमेंट हुआ। इस पीढ़ी के रोबोट के पास मनुष्य के समान इंटेलिजेंस होगी, जो स्वयं निर्णय लेकर समस्या का निस्तारण कर सकेगा। मतलब कि ये एकदम ह्यूमनॉइड रोबोट होगा, जो अपनी समस्या का खुद समाधान करेगा, मनुष्य की तरह सोचेगा। ये रोबोटिक्स के कुछ वर्ड दिए गए हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है, ज्वाइंट क्या होता है। रोबोट में अगर कहीं एक्यूरेसी वर्ड लिखा है तो वो क्या है, ज्वाइंट क्या है, पेलोड क्या है, इंड फैक्टर क्या है, यो क्या है, कंट्रोल रेजोल्यूशन क्या है, एरर क्या है, हिस्टेरिसिस क्या है, आउटपुट इम्पिडेंस क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, कैलिब्रेशन क्या है, रिपीटेबिलिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैंने बता दिया है आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वर्क वॉल्यूम, पिच, रोल, रेंज स्पैम, नॉन लिनियरिटी एंड डेड वेंड एंड सैचुरेशन, रिलायबिलिटी और रिजोल्यूशन एंड रिस्पांस टाइम। ये सारी चीजें, ये जितने भी शब्द हैं, ये सबसे ज्यादा रोबोटिक्स में प्रयोग होते हैं। तो इन शब्दों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, रोबोट की यथार्थता एक बात का एक पैमाना है जो रोबोट एंड इफेक्टर निर्दिष्ट को ऑर्डिनेट में कितना निकट आ सकता है। यथार्थता की डिग्री वांछित स्थिति, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है एक्यूरेसी वो होती है कि हमारा जो रोबोट है वो वास्तविक में कितना अच्छा काम करेगा, कितना एक्यूरेट रहेगा। तो वहां पे हम एक्यूरेसी का प्रयोग करेंगे। दोहराए जाने योग्य, मतलब कि जहाँ पे कोई भी एक ही काम बार बार हो, उसे हम वहां पे रिपीटेबिलिटी वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर एक ही इनपुट बार बार हो, जो भी एक ही काम को बार बार दोहराए उसे हम रिपीटेबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ज्वाइंट,
मतलब कि जहाँ पे जॉइंट का काम हो, किसी भी चीज के ज्वाइनिंग के लिए काम हो। अब रोबोट में देखिए कितने प्रकार का जॉइंट है, रेखीय जोड़ है, लीनियर जॉइंट है, रोटेशनल जॉइंट है, रिवॉल्विंग जॉइंट है, ऑर्थोगोनल जॉइंट है एंड ट्विस्टिंग जॉइंट है। जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में जॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे हाथ कैसे भी जुड़ा हुआ है, ठीक इसी तरीके से रोबोट के अंदर भी इतने प्रकार के जॉइंट होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा लीनियर टाइप का जॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा रोटेशनल टाइप का जॉइंट है, जो मतलब कि हर जगह आर्म को रोबोट रोटेट कर सके, ठीक है। ये टी शेप का जॉइंट है, ऑर्थोगोनल, ठीक। ये हमारा रिवॉल्विंग टाइप का जॉइंट है, ठीक। बहुत सारे रोबोट आप लोगों ने देखे होंगे जो कहीं कहीं पे एक ही जगह पे घूम रहा है, ठीक। ये ट्विस्टिंग टाइप का है, किसी भी चीज को मोड़ दो कहीं से भी, ठीक। तो ये इतने सारे जॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है रोबोट में। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताई दिया है। रोबोट आर्म की गतिशील अक्षों को प्रदर्शित करता है, प्रत्येक जोड़ के साथ DOF संलग्न होता है। मतलब कि जहां भी जोड़ होगा तो वहां पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी तो वो घूमेगा नहीं। तो मतलब कि उस अक्ष के सापेक्ष घुमाने के लिए किसी भी आर्म को या किसी भी जॉइंट को, तो वहां पे एक DOF होना बहुत जरूरी है, ठीक। पेलोड क्या होता है? सामान्य गति पर उठाए जाने वाले अधिकतम भार को पेलोड कहते हैं। मतलब कि कुछ जितना भी भार जो सामान्य गति पे रोबोट हमारा उठाए, वही हमें पेलोड कहते हैं। कार्य आयतन क्या है? यह कार्य लिफाफा भी कहते हैं इसे। यह रोबोट के चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है जहां एंड इफेक्टर पहुंच सकता है। यह कार्य करता है। कार्य आयतन व आकार आकृति इस बात पर निर्भर करती है कि रोबोट मैनिपुलेटर में किस प्रकार के जोड़ों का प्रयोग है तथा लिंक का साइज क्या है। मान लीजिए रोबोट जो हम बना रहे हैं उसका साइज क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है, तो हम उसके काम के अनुसार उसके आयतन को भी नापेंगे कि कितना ज्यादा हो रहा है। एंड फैक्टर क्या है? रोबोटिक आर्म के अंत में उपयोगी कार्य करने के लिए ग्रिपर तथा टूल को अंत फैक्टर कहते हैं। ग्रिपर या टूल जो हमारा रोबोटिक आर्म के लास्ट में लगा दिया गया है, जैसे उसके हाथ में कुछ ग्रिपर वगैरह लगा दिया या कोई टूल लगा दिया, मान लीजिए कि वो बिल्डिंग करेगा, तो उसे हम एंड फैक्टर कहते हैं, जिससे हम लास्ट में काम ले रहे हैं। अब ये पिच क्या है? पिच जैसे हम क्रिकेट में देखें तो एक जगह से दूसरे जगह तक जो खिलाड़ी दौड़ के जाता है उस पूरे को हम पिच बोलते हैं। मतलब कि जहां पे हमारा मैच होता है। रोबोट के अंत फैक्टर के अक्ष को सापेक्ष ऊपर एवं नीचे गति को पिच कहते हैं। मतलब कि इसके अंदर जो ऊपर नीचे अप एंड डाउन जो मोशन होती है उसी को हम पिच कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे या क्या होता है। या रोबोट के अंत फैक्टर के अक्ष के सापेक्ष साइड गति को याव कहते हैं। मतलब कि जो अंतर सापेक्ष में जो साइड में गति होती है उसे हम याव कहते हैं। रोल क्या होता है? रोबोट के अंत फैक्टर अक्ष के सापेक्ष वृत्तीय गति को हम रोल कहते हैं। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है। उसके बाद कंट्रोल रेजोल्यूशन क्या होता है? यह रोबोट के नियंत्रक और पोजीशनिंग सिस्टम की क्षमता को संदर्भित करता है ताकि जोड़ों की सीमा को बारीकी से दूर बिंदुओं में विभाजित किया जा सके जिसके नियंत्रक द्वारा पहचाना जा सके। दूसरे शब्दों में यह दो निकटतम संबोधन बिंदुओं के बीच की दूरी है, ठीक है। रोबोट भुजा एवं नियंत्रण रेजोल्यूशन का मान उपयोग किए गए इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटकों और नियंत्रक की मेमोरी भंडारण क्षमताओं पर निर्भर करता है। मतलब कि उसकी जो मेमोरी है उसका जो भी साइज है वो डिपेंड करता है उसके रेजोल्यूशन पर, ठीक। कि ये कितनी जगह तक कहाँ तक अपना काम कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब रोबोट एक जगह पे हमारा है और उसका हाथ कुछ कितनी आगे तक काम कर सकता है। जैसे हमारा वीडियो है, वीडियो में हम देखते हैं कि किसका ये रिजोल्यूशन है, इसका ये, जिसका कम रिजोल्यूशन रहता है तो वो कम पर्दे पे दिखाई देगा, जिसका वाइड एरिया रिजोल्यूशन रहेगा वो ज्यादा जगह में काम करेगा। सिंपल, ठीक। अब हम बात करते हैं एरर फैक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं एरर एंड एक्यूरेसी। मतलब कि हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि इससे हमारी क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं या आ सकती हैं।
समझ में आई। तो वहाँ से मतलब कि हम रोबोटिक्स से जो भी काम करवाएंगे, रिजल्ट मतलब एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वालिटी बीइंग मेजर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो इससे हम इसकी एक्यूरेसी का पता लगा लेंगे जब हमें एरर पता होगी। ठीक है। हिस्टेरिसिस क्या होता है? हिस्टेरिसिस इज द डेविएशन ऑफ द सेंसर्स आउटपुट एट द गिवन पॉइंट व्हेन अप्रोच्ड फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कि जैसे मान लीजिए जो हमारा सेंसर कैसे करता है, सेंसर होता है वो पहले सबसे पहले उसके आगे जो ऑब्स्टिकल आता है उसको सेंस करता है, सेंस करने के बाद उसको भेज देता है माइक्रो कंट्रोल के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उस प्रक्रिया को, जो सेंसर का जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट को ही हम हिस्टेरिसिस कहते हैं। बात समझ में आई? एट एनी गिवन पॉइंट व्हेन द अप्रोच फ्रॉम द टू डिफरेंट डायरेक्शन, और दो अलग अलग डायरेक्शन से जो भी हमारा सेंसर आउटपुट देगा तो उसी से हमारा ये वर्ड बना है हिस्टेरिसिस, उसी को हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक। या फिर हिस्टेरिसिस सेंसर आउटपुट का एक विचलन होता है जो किसी दिए गए बिंदु पर ज्ञात किया जाता है जब दो विपरीत दिशाओं से बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे आउटपुट और इनपुट है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों द्वारा उत्पन्न होता है, मैग्नेटाइजेशन से, थर्मल प्रॉपर्टी से, ठीक है, और लूज लिंकेज से। नॉन लीनियरिटी क्या होती है? आरेखीय किसी निकाय का विधि अधिकतम विचलन होता है जिसे हम आदर्श रेखीय स्थानांतरण मान लेते हैं। हिंदी तो समझ में नहीं आई। नॉन लीनियरिटी में, नॉन लीनियरिटी इज द मैक्सिमम डेविएशन, मतलब कि ये अधिकतम विचलन होता है। इट इज द मैक्सिमम डेविएशन फॉर्म ऑफ द आइडियल लीनियर ट्रांसफर फंक्शन। बात समझ में आई? मतलब कि आदर्श रेखीय स्थानांतरण है उसी को हम मान लेंगे जो मैक्सिमम होगा, ये जो मैक्सिमम होगा उसी को हम बोलेंगे नॉन लीनियरिटी। उसके बाद डेड बैंड, ठीक है, यह एक प्रतिक्रिया अभाव का उपकरण है, उपकरण के असंवेदनशील को दर्शाता है जो किसी विशिष्ट प्रकार के इनपुट के लिए होता है। ये किसी इनपुट के लिए प्रयोग किया जाता है डेड बैंड, इस तरीके से होता है। ये भी एक उपकरण ही है। उपलब्ध प्रतिबाधा आउटपुट इम्पीडेंस, यह नियत आउटपुट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट विद्युत का अनुपात होता है जो किसी पोर्ट पर ज्ञात किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट। रिपीटेबिलिटी मैंने पढ़ा ही दिया है कि क्या होता है, जो किसी भी कार्य को बार बार रिपीट करता है। ठीक। रिपीटेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू गिवन माइनस मिनिमम वैल्यू गिवन बटे फुल रेंज इंटू 100। ठीक। यह सेंसर का वह गुण होता है जिससे अलग अलग सामान मान की समान स्थिति अलग अलग नहीं कर पाता है। रिलायबिलिटी क्या होती है? ये रिलायबिलिटी इज द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ए डिवाइस विच इंडिकेट। रिलायबिलिटी गुणवत्ता का सांख्यिकीय मापन होता है जिससे कोई निकाय अपने नियत मान पर कार्य करने की क्षमता रखता है, यह बिना किसी त्रुटि के, ब्रेकडाउन के, मतलब कि बिना किसी त्रुटि के। ये और कह सकते हैं रिलायबिलिटी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क। बात समझ में आई? ये एक उसके काम करने की क्षमता होती है जिसको हम मेजर करते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी ये सेंसर के लिए उपयोग होती है। जैसे मतलब कि जो हमारा सेंसर है जो सेंस करता है, जो डिटेक्ट करता है चीज़ों को सामने, तो उसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ ए सेंसर इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट
for a given change in input. Usually unit change in input sensitivity represent the slope of the ट्रांसफर फंक्शन, मतलब कि जैसे जैसे आउटपुट हमारा जो सेंसर होता है सेंस करता है और जैसे जैसे आउटपुट चेंज हो जाता है तो वो इनपुट को बताता जाता है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। रेजोल्यूशंस के बारे में मैं बता चुका हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, यह किसी उपकरण की वह क्षमता होती है जिसकी सहायता से समन्वित इनपुट का रिस्पांस करती है, मतलब कि ये इनपुट को द एबिलिटी ऑफ डिवाइस विच रिस्पॉन्स द हार्मोनिक इनपुट, मतलब कि जो इनपुट को रिस्पॉन्स करती है इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी। रिस्पॉन्स टाइम जो इनपुट के टाइम को परिवर्तन करे, ठीक है। इनपुट में परिवर्तन के दौरान प्रक्रिया समय होता है, जो मतलब इनपुट में जितना भी समय लगता है तो वो हमारा हो गया रिस्पॉन्स टाइम। अब एलिमेंट ऑफ रोबोट की हम बात करते हैं। एलिमेंट ऑफ रोबोट क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें आर्म लगा रहता है और रोबोट का ब्रेन भी होता है, सेंसर भी होता है, पावर सप्लाई यूनिट भी होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसके आर्म की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रोबोटिक आर्म है, इसका ये बेस है, जैसे हमारा हाथ होता है तो हाथ का जो ऊपर वाला कंधा होता है वो एक तरीके से बेस होता है, ठीक, कंधे के अंदर। तो यहाँ से ये इस तरीके से रोबोटिक आर्म जुड़ी रहती है, ये जॉइंट लगे हुए हैं, ये यहाँ पे एक्चुएटर लगा हुआ है आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। एक्चुएटर यह एक दृढ़ लिंक की श्रृंखला होती है, ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इसे हम ट्रस कहते हैं या लिंक कहते हैं, ठीक है। जो जोड़ों द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है, व्यवस्थित आरेख निम्न है, ये है, इसे हम आर्म कहते हैं, ठीक। इसके बारे में ज़्यादा न पढ़ें, सिंपल है। अब इंड फैक्टर क्या होता है ये मैंने बता ही दिया है, जो लास्ट में यूज करते हैं। मान लीजिए लास्ट में हमारा, ये मैंने ग्रिपर के बारे में भी जैसे मैंने बताया था अभी, और टूल के बारे में भी बताया था। जो एकदम जो आर्म हमारी होती है उसके लास्ट में जो होता है, जैसे मान लीजिए मनुष्य की भुजा के अंत में हाथ में उंगलियां लगी होती हैं, उसी तरीके से रोबोट में ग्रिपर या टूल लगे हुए होते हैं काम करने के लिए, ठीक। इसमें क्या है, इसमें देखिए कंट्रोलर है। कंट्रोल क्या करता है, रोबोट के लिंकेज की गति को नियंत्रित करता है। सामान्यतः दो प्रकार के कंट्रोलर प्रयोग किए जाते हैं, ओपन लूप कंट्रोलर एंड क्लोज लूप कंट्रोलर, ठीक है। यह निम्न प्रकार का होता है, सिंगल स्टेप और पेन्यूमेटिक लॉजिक कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंसर कंट्रोलर। बंद लूप में क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोलर और मिनी कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोलर। सबसे ज़्यादा हम माइक्रो कंप्यूटर और मिनी बेस्ड, हम इन दोनों का यूज करते हैं आजकल, ठीक है। हम इसके कंट्रोलर के बारे में ब्रीफली बताएंगे। देखिए जो हमारा रोबोट होता है मेनली वो किस तरीके से काम करता है, ये एक आरेख इसमें दिया है। ये देखिए मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे कंपैरेटर लगा हुआ है, ये इनपुट ले रहा है, यहाँ से एम्पलीफाई कर रहा है, इनपुट को एम्पलीफाई करके एक्चुएटर में जा रहा है और एक्चुएटर हमारा आउटपुट यहाँ पे दे रहा है। ये फीडबैक एलिमेंट है, ये हमारा क्लोज लूप है, यहाँ से फीडबैक देगा, जैसी फीडबैक आएगी फिर यहाँ से वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मान लिया हमने ये कंप्यूटर है और ये यहाँ पे डीएसी लगा हुआ है, ये यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ठीक। और ये हमारा उसी तरीके से काम करेगा। सेंसर तो मैंने बता ही दिया है, इसमें हम इंफ्रारेड सेंसर या फिर टेम्परेचर सेंसर, कई प्रकार के सेंसर प्रयोग करते हैं जिस तरीके का हमें ज़रूरत होता है काम के हिसाब से, ठीक है। सेंसर क्या होता है, जो सेंस करने के काम में आता है। ये देखिए कई प्रकार के सेंसर दिए हैं, स्ट्रेन गेज सेंसर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर सेंसर, कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर, कई प्रकार के सेंसर होते हैं।
तो सेंसर देखिए ये हमारा गति सेंसर है, मोशन को मेजर करने के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा ये बल सेंसर है, तो ये बल व वाहक कारक है, तो ये बल मेजर करने के लिए होता है। ये तो बल की डेफिनेशन इसने दे दी है, ठीक है। सिंपल से आप ये समझ लीजिए इसका काम क्या होता है। और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिएगा। ये लिक्विड लेवल सेंसर है, ठीक है, लिक्विड लेवल की ऊंचाई गहराई मापने के लिए। कहाँ चला गया? टेम्परेचर सेंसर हमारा टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सभी सेंसर्स हैं जिनको हम विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है रोबोटिक्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट, ठीक। ये हमारा है पेज नंबर 216, पेज नंबर 216, क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट। तो इसमें देखिएगा रोबोट निम्न प्रकार से सबसे पहला है हमारा कार्टेशियन निर्देशांक रोबोट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट एंड पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट, ठीक है। ये हमारा एक्सिस के हिसाब से इसने रोबोट का वर्गीकरण किया है। ज्वाइंट आर्म और आर्टिकुलेटेड रोबोट, ठीक, संयुक्त आर्म व जुड़ा हुआ रोबोट, ध्रुवीय निर्देशांक रोबोट, बेलनाकार निर्देशांक रोबोट, ठीक। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या होता है। देखिए कार्टेशियन निर्देशांक रोबोट क्या होता है, इसमें 3 लंबवत स्लाइड होते हैं जो एक्स वाई जेड अक्ष की रचना करते हैं, मतलब कि 3 लंबवत स्लाइड एक्स वाई जेड। मान लीजिए ये हमारा अगर जेड है तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। एक्स वाई जेड की रचना करते हैं, इसलिए इसे एक्स वाई जेड रोबोट एवं रेखीय रोबोट भी कहते हैं। 3 स्लाइड के एक दूसरे के सापेक्ष गति के कारण यह घनाकार कार्य करने में सक्षम होता है। इस प्रकार के बड़े एवं जेंट्री प्रकार क्रेन दिखावट के कारण इन्हें जेंट्री रोबोट कहा जाता है, ठीक। ये इसका फिगर बना लीजिएगा, इसके लाभ और हानि भी लिख लीजिएगा। यह रोबोट उच्च दृढ़ता वाला होता है, इसमें उच्च भार उठाने की क्षमता होती है, यांत्रिक नम्यता में कमी, यह फ्लोर पर ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचता, ठीक है। ऑपरेशन स्पीड इसकी कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बेलनाकार रोबोट, बेलनाकार निर्देशांक, ये देखिए ये बेलनाकार है। इस प्रकार के रोबोट में ऊर्ध्वाधर कॉलम एवं स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर कॉलम एवं स्लाइड का प्रयोग किया जाता है जो ऊपर एवं नीचे गति कर सकता है, जो मतलब कि ऊपर भी गति कर सकता है और नीचे की तरफ भी स्लाइड कर सकता है। रोबोट आर्म को स्लाइड के साथ जोड़ा जाता है जिससे वह कॉलम के सापेक्ष त्रिज्यीय गति कर सके, मतलब कि ये त्रिज्यीय गति भी कर सकता है। त्रिज्यीय मतलब कि गोल वृत्तीय। यह रोबोट
बेलनाकार कार्यखंड के लिए उपयुक्त होता है, जहाँ मतलब कि मान लीजिए चारों तरफ काम हो गोले में, जैसे बीच में अगर हम लगा दें और ये चारों तरफ इस तरीके से काम करे, पूरे गोले में काम करे, तो हम इसे बेलनाकार निर्देशांक रोबोट कहेंगे। इसका रेजोल्यूशन नियत नहीं होता है तथा यह कॉलम एवं ग्रिपर के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। इसमें दो रेखीय एवं एक घुमाऊ गति होती है। एक इसमें एक बार ये इस तरीके से घूमता है, ये जो बेलन बना हुआ है ना, ये इसकी घुमाऊ गति को दर्शाता है, और एक इसमें रेखीय लीनियर मोशन होती है ऊपर नीचे, और एक इस तरीके से गोल मोशन होती है। ठीक, इसके लाभ और इसकी हानियां, ठीक, इतना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोलर निर्देशांक रोबोट की। इसमें एक टेलीस्कोप आर्म होती है जो क्षैतिज पिवोट, हॉरिजॉन्टल पिवोट के सापेक्ष बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब कि इसमें जो आर्म होती है उसको बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। बात समझ में आई? चलिए इसके चित्र में देखते हैं। अभी विभिन्न प्रकार के जोड़ रोबोट को प्रदान किए जाते हैं। इसमें रोबोट में जोड़ भी रहते हैं, जिसमें इसका आर्म स्फेरिकल शेप में घूम सकता है। मतलब कि ये स्फेरिकल शेप में भी घूम सकता है, इसलिए इसमें कभी कभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट भी कहते हैं इसे। इसके लाभ और हानियां, ठीक, लिख लीजिएगा। इसमें अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता होती है, इसमें उच्चतम यांत्रिक नम्यता होती है, इसमें निम्न दृढ़ता होती है, इसमें निम्न भार उठाने की क्षमता होती है। ये देखिएगा, ये है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त आर्म एवं जुड़ा हुआ रोबोट। इसमें 3 दृढ़ अवयव होते हैं जो रिवॉल्विंग जॉइंट के साथ, रिवोल्यूट जॉइंट के साथ व्यवस्थित होता है। यह एक घुमाऊ आधार से जुड़ा रहता है। मतलब कि ये जो इसका आधार है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है, ये घुमाऊ रहता है, ये इधर भी घूम सकता है, इधर भी, जैसे क्रेन की तरह। इसका विन्यास मानव हाथ के समान होता है। ग्रिपर एकदम मनुष्य के हाथ के समान होता है, जो कलाई रिस्ट के द्वारा फ्री आर्म से जुड़ा रहता है। एल्बो जॉइंट फ्री आर्म तथा अपर आर्म को जोड़ता है। ठीक, ये जॉइंट है, इसे एल्बो जॉइंट बोलते हैं। इसमें निम्न रेजोल्यूशन होता है। इसके लाभ ये हैं और हानियां ये हैं। ठीक है, ये फिगर है। उसके बाद स्कारा, फुल फॉर्म ऑफ स्कारा इज द सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। यह जॉइंटेड आर्म एक उपवर्ग है, ये एक आर्म रोबोटिक्स है जो आर्म की तरह बनाया गया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में स्कारा रोबोट बोलते हैं। यह रोबोट अपेक्षाकृत महंगा होता है, ठीक है, महंगा होता है। यह वहाँ प्रयोग होता है जहाँ रैपिड एवं चिकने प्रक्रम की आवश्यकता होती है। इस रोबोट का एक विशिष्ट गुण होता है, यह असेंबली प्रक्रम के लिए उपयुक्त होता है तथा यह ऑब्जेक्ट को होल में फिट करने की क्षमता होती है। ये होल में भी ऑब्जेक्ट को फिट कर देगा। उदाहरण के लिए पीसीबी में रजिस्टर एवं आईसी चिप को लगाना, पीसीबी में रजिस्टर और आईसी चिप को लगाना। बात समझ में आई? उसमें छोटे छोटे होल रहते हैं, तो उसमें हम चिप लगाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उस होल में ये आसानी से लगा देता है। अपनी संरचना के कारण यह ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए उपयुक्त होता है। ठीक, अब रोबोट के निकाय आधार, पॉइंट टू पॉइंट रोबोट होता है ये। मतलब कि इसे हम पीटीपी रोबोट भी बोलते हैं, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए न्यूनतम दूरी पाथ का प्रयोग करता है। ठीक है, इस प्रकार के निकाय रोबोट में एक संख्यात्मक रूप परिभाषित स्थिति में गति करता है। इंड फैक्टर आवश्यक कार्यों को निष्पादित करता है। मतलब कि लास्ट में जो लगा रहता है ग्रिपर या टूल, वो कार्यों को करता है। आगे चलते हैं जरूरी टॉपिक पे। खुला परिपथ नियंत्रण निकाय, मतलब कि खुला परिपथ वाला रोबोट कैसा होता है, ओपन लूप वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें इनपुट मिल रहा है, ये कंट्रोलर है, ये
एक्चुएटर है जो यहाँ से कंट्रोल करके इसको एक्चुएट करेगा, फिर कंट्रोल करेगा, कंट्रोल वेरिएबल लगा रहेगा, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ से कोई यहाँ तक फीडबैक नहीं जाएगी, ये मतलब कि लूप जो है हमारा वो क्लोज नहीं है। बात समझ में आई। आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम ये हमारा दिया गया है, इसके लाभ ये हैं, संरचना और इसकी हानियाँ ये हैं, ठीक। तो सिंपल है, मतलब कि ये खुला परिपथ है, इसमें जो आउटपुट आएगा उसका कोई फीडबैक नहीं रहेगा। बंद परिपथ में देखिएगा, बंद परिपथ में ठीक उसका उल्टा है। ये जो हमारा बंद परिपथ वाला है क्लोज कंट्रोल सिस्टम, इसमें क्या है कि ये एक हमारा स्पीड यहाँ से एक फीडबैक दे देगा, फीडबैक सिस्टम एक हमने इस लूप को बंद कर दिया तो ये हमारा बंद परिपथ हो गया। यहाँ से जो आउटपुट हमें मिलेगा, अगर मान लीजिए उसमें कोई कमियां रह जाती हैं तो वो फिर से हमारी यहाँ पे आ जाएंगी और उनको सुधार के हम आगे फिर से हम यही प्रक्रम करेंगे। तो ये हमारा बंद परिपथ हो गया। इसके लाभ ये हैं, ठीक है, और ये हानियां हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। इकोनॉमिक ऑफ रोबोट मतलब कि लागत क्या आती है रोबोट के अनुप्रयोग के लाभ, ठीक है। प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत। चलिए हम इसको ना पढ़ के इसको अभी छोड़िएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक। इसको पढ़ते हैं, रोबोट के प्रयोग। वेल्डिंग बनाने में ये सब प्रयोग सिंपल हैं, ग्राइंडिंग में, स्प्रे पेंटिंग में, ड्रिलिंग में, तापी स्प्रे में, असेंबली में, निरीक्षण। रोबोट प्रोग्रामिंग विधि मैनुअल विधि होती है और लीड प्रोग्रामिंग भी होती है। तो प्रोग्रामिंग के बारे में जानना जरूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हम इसमें एम्बेडेड प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं, ठीक। देखिए मैनुअल विधि में क्या होता है, यह विधि सीमित अनुक्रम रोबोट के लिए प्रयोग की जाती है। सीमित अनुक्रम जो सीमित काम के लिए बना हो, मान लीजिए उसको एक आर्म का रोबोट बना दिया, एक जगह से दूसरे जगह पे उसको बस रखना है, कुछ उठा के रखना है, तो वो हमारा सीमित हो गया, ठीक है। इस प्रकार के रोबोट में ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें सीमित स्विच, जैसे ऑन या ऑफ का स्विच हो, ठीक है, केवल ऑन कर दो और काम करने लगे, स्टेपिंग स्विच, यांत्रिक स्टॉप किए गए। यह उपकरण इस प्रकार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्रम में रोबोट गति करे, एक ही क्रम में रोबोट गति करे, रोबोट का चक्र पूरा हो जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह मैनुअल रोबोट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लीड थ्रू प्रोग्रामिंग, इसी विधि में कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में रोबोट की गति को रोबोट मैनिपुलेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज़, ऐसे मान लीजिए रोबोट हमारा हमने बना दिया लाइन फॉलोअर या वॉल फॉलोअर रोबोट बना दिया, ठीक है। तो वो रोबोट क्या करेगा, उसकी गति को नियंत्रण करने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बात समझ में आई, जो कि ऑटोमेटिकली चलेगा, उसे बाहर की चीज़ों को भी देखना है और अपनी लाइन भी फॉलो करनी है, मतलब कि उसमें बहुत सारे काम करने रहेंगे। तो उसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा। ये डिस्प्ले स्क्रीन है जो डिस्प्ले करेगी, रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली होती है पॉइंट टू पॉइंट मोशन लैंग्वेज, मतलब अगर पॉइंट टू पॉइंट हमारा रोबोट काम कर रहा है, और मोशन लैंग्वेज एट असेंबलर लेवल, अगर कोई रोबोट असेंबलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो कैसे होना चाहिए इसकी प्रोग्रामिंग। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, न्यूमेरिकल कंट्रोल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, टास्क ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इतनी प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं किसी टास्क के लिए, किसी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं।
अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक, तो मैं ऐसे ही बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का। जो हमारा फेसबुक है वो पूरा एआई सिस्टम पे ही काम करता है। जैसे मान लीजिए आज आपने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला कि मैं आज 5 बजे फ्रेंड के साथ खाना खा रहा था, तो 1 साल बाद उस फेसबुक का एआई सिस्टम हमें बताएगा उसी टाइम पर कि आप इस टाइम पे इस दिन 5 साल पहले या 1 साल पहले खाना खा रहे थे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम भी हमारा एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत कई मानवीय इंटेलिजेंस व्यवहार प्रदर्शित करता है, जैसे कि याद करना, मतलब कि उसे याद रहेगा सारी चीजें आपने कब क्या किया, तार्किक एवं समस्या सुलझाना आदि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रकार के मानवीय व्यवहार को कंप्यूटर पर प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग डिजाइन एवं उत्पादन में भी किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह अध्ययन करता है कि कोई कार्य किस मोमेंट पर मनुष्य से बेहतर किया जा सके और मनुष्य से बेहतर कैसे करें। जैसे मनुष्य को याद नहीं रहेगा कि वो किस टाइम उसको नहाना है, तो किस टाइम नहाया था या फिर 5 साल पहले, लेकिन अगर एआई सिस्टम पे उसने डाल रखा है तो एआई सिस्टम उसको बता देगा कि आपने 5 साल पहले इतने बजे नहाया था। ठीक है, तो सिंपल है। पीएलसी के बारे में जैसे मैंने बताया था, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल ये क्या होता है, मतलब कि पीएलसी हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसको हम प्रोग्राम कर सकें, जिस तरीके का हमें ऐसा इनपुट दे सकें जिस तरीके का हमें आउटपुट चाहिए हो। तो उसमें हम वो सारे इक्विपमेंट, सेंसर, आईसी, सारी चीजें हम पीएलसी के ऊपर माउंट कर देते हैं और हम एक प्रोग्राम के द्वारा हम उसको चलाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पीएलसी। ठीक है, पीएलसी के लाभ क्या है, इसकी कीमत कम होती है, आसानी से लगाना, प्रचालन में तेजी, गति, आसानी से समस्या का निवारण करना। ठीक है, इनके इनपुट या आउटपुट दोनों ही डिजिटल होते हैं। हाई रिलायबिलिटी एंड इजियर मेंटेनेंस, स्मॉल साइज, छोटा साइज होता है। पीएलसी का चयन कैसे करें, इनपुट आउटपुट के प्रकार होने चाहिए। पहले हम इनपुट और आउटपुट का पता लगाएंगे कैसा होना चाहिए। इनपुट आउटपुट की धारिता निर्धारित होनी चाहिए। मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए। सीपीयू की तेज गति होनी चाहिए। इसके आधार पर हम पीएलसी डिजाइन करेंगे और बनाएंगे भी। ठीक, इसका उपयोग, बहुत ज़्यादा उपयोग छोटे संतुलित इकाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, संभवतः बीज डिजिटल इनपुट या आउटपुट मॉड्यूलर पद्धति में प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग जानते ही हैं मेमोरी क्या होता है, रोम क्या होता है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। ठीक, सिंपल सी बात है। रैम रोम क्या होता है ये आपको पता है। इनपुट और आउटपुट सर्किट क्या होता है, जिसके द्वारा इनपुट लेते हैं जिससे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है, सिंपल है। मेरे हिसाब से अब रोबोटिक्स के बारे में आप लोगों का ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। आप लोग इसका नोट्स तैयार करिए। कोई भी समस्या अगर आती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।